अब गाइस डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जियोमॉर्फोलॉजी जो टॉपिक्स हैं उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो, एंडोजेनिक प्रोसेस, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, सॉइल्स, फेलुवियल प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स, karst processes and landforms, coastal processes and landforms, and एयुलियन processes and landforms और glacial processes and landforms। तो एक एक करके पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे डिटेल में। और जियोमॉर्फोलॉजी का ये पूरे ही चैप्टर्स है, सिर्फ इतने ही करने हैं सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इतने अगर आप कर लोगे और बार बार इसको रिवाइज करोगे, यानी कि इस ऑडियो लेक्चर को बार बार कंटिन्यूअसली आप सुनते रहोगे, तो 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे, तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी आएगा वो आप अच्छे से कर पाओगे। चलो हम लोग यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो अर्थ के इंटीरियर की यहाँ पर बात हो रही है। द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब यह है कि धरती के नीचे जो भी कुछ हो रहा है वो धरती के ऊपर जो हमें सरफेस देखने को मिलता है उसका रिजल्ट है। मतलब धरती के नीचे जो भी हो रहा है उसके रिजल्ट के तौर पर धरती के ऊपर का सरफेस हमें देखने को मिलता है। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। दो प्रोसेसेस होती हैं, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। हालांकि नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। एक्सोजेनिक यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि धरती के बाहर से धरती को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि धरती का जो सरफेस है वो एक्सोजेनिक के कारण अफेक्ट हो रहा है, यानी कि बाहर से कुछ चीजें ऐसी हो रही है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, जैसे ह्यूमन ने धरती पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, कुछ बिल्डिंग बना दी, राइट, तो उस बिल्डिंग के कारण जो है वो उसका सरफेस थोड़ा चेंज हुआ। इसके अलावा ह्यूमन ने क्या किया, पेड़ को काट दिए, वहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड बना दी, तो उसके कारण सरफेस में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए, राइट। तो ये क्या हो रहा है, एक्सोजेनिक फोर्सेस या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की बाहर से धरती के ऊपर वाले एरिया से जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू धरती के सरफेस में चेंजेस आ रहा है। फिर होता है एक एंडोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो होता है इसमें हमें धरती के अंदर से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण से धरती का जो सरफेस एरिया है वो चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर वॉल्केनिक जो है वो विस्फोट हो गया, राइट, वॉल्केनो जो है वो कहीं पर फट गया, राइट। अब कहीं पर भी वॉल्केनो फटता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर से निकलता है लावा। अब जब वो लावा सूख जाएगा तो वो लैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बातों को, ऐसी चीजें कुछ, राइट। तो ये एंडोजेनिक है, अंदर से निकला ना लावा। इसके अलावा अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक में हम लोग देखते हैं कि कई सारे सर्फेसेस जो है वो खराब हो जाते हैं, राइट, रप्चर हो जाते हैं, टूट ताड़ जाते हैं कई सारे सर्फेसेस अर्थक्वेक के कारण। तो अर्थक्वेक कहां से आए, अंदर से आए, धरती के अंदर से। तो ये एंडोजेनिक हम लोग को चीजें देखने को मिलती हैं। A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effect of endogenic processes are ignored। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर जो होता है एक क्षेत्र का वो इनकम्प्लीट होता है तब तक जब तक कि हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में ध्यान से नहीं समझेंगे। और ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। और ह्यूमन लाइफ जो होती है एक क्षेत्र की फिजियोग्राफी के तौर पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट वन गेट्स एक्वेंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस लैंडस्केप डेवलपमेंट। इसलिए बहुत ज्यादा ह्यूमंस के लिए जरूरी है कि जो लैंडस्केप है, जो सरफेस है धरती का, वो कैसे बना है, उसमें किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, पहले कैसा था अभी कैसा है, तो इसकी एक अच्छी जानकारी एक ह्यूमन को होना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन को सर्वाइव तो वहीं पर करना है ना, सरफेस पे, राइट। टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स, ये समझना जरूरी है कि अर्थ जो है वो शेक क्यों करती है या फिर क्यों सुनामी की वेव्स जनरेट होती हैं। इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अगर सुनामी के बारे में समझना है, अर्थक्वेक के बारे में समझना है, तो धरती के इंटीरियर को समझना बहुत जरूरी है। द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर। तो अर्थ में बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो क्रस्ट से लेकर, यानी कि ऊपर आउटर लेयर जो धरती की सरफेस की हमें देखने को मिलती है, वहां से लेकर धरती के बिल्कुल इनर पार्ट यानी कि कोर तक बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब मटेरियल से मिलकर ये पूरी धरती जो है वो बनती है। अलग अलग लेयर्स हैं, पूरे लेयर्स के बारे में भी हम लोग समझेंगे। बट बिफोर दैट कुछ बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, यानी कि धरती के अंदर क्या है उसके बारे में हमें कैसे पता लगता है। तो द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर। धरती का रेडियस कितना है,
6370 किलोमीटर का। एंड नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशंस और कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटेरियल। और कोई भी धरती के सेंटर तक नहीं पहुंच सकता किसी भी कीमत पे, और वहां पर जाकर धरती के अंदर जो है यानी कि इंटीरियर में, कोर में क्या है उसका सैंपल भी कलेक्ट नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे सर धरती के अंदर जब सैंपल्स लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो पता कैसे लग रहा है कि धरती के अंदर क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वॉल्केनिक इरप्शन का एक एग्जांपल दिया था। वॉल्केनो जो है वो अंदर से निकलता है, लावा, वॉल्केनो के अंदर से लावा बाहर निकलता है, तो लावा तो धरती के अंदर से आ रहा है ना। तो साइंटिस्ट रिसर्चर इन्हीं सब चीजों की स्टडी करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि धरती के नीचे किस प्रकार के मटेरियल्स हैं, राइट, कौन सी लेयर धरती के नीचे। तो सिर्फ ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। अभी एक्चुअल में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिसके थ्रू हम लोग बिल्कुल कोर तक पहुंच जाए, क्योंकि कोर बहुत गर्म होता है, राइट, क्योंकि अंदर से इतना लावा निकलता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर धातु को, किसी भी चीज को पिघला देगा। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? और अभी तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं बना है जो कि अंदर तक, लावा तक जो है वो जाकर स्टडी करे। कोई ऐसा कैमरा नहीं बना है जो लावा में सरवाइव कर जाए। बट फिर भी काम चल रहा है, साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो है वो कर रहे हैं काम, राइट। हो सकता है आने वाले समय में बन जाए, बट अभी के लिए ये चीज नहीं है पॉसिबल। तो पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल ऐसे होता है कि अंदर से जो चीजें बाहर निकलती हैं तो उसके थ्रू अंदाजा लगता है। और कई बार तो साइंटिस्ट रिसर्चर दूसरे प्लैनेट की भी स्टडी करते हैं। जो हमारी धरती जैसे प्लैनेट जो होते हैं ना, जैसे मार्स हो गया, उसकी भी स्टडी की जाती है। वो इसीलिए क्योंकि जिससे कि हम अपनी धरती को समझ पाए, राइट, और बेहतर तरीके से, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई। एंड मोस्ट ऑफ अवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड इन्फरेंसेस। तो हमारा जो ज्यादा नॉलेज जो है कि धरती के अंदर क्या है, वो किसके ऊपर लार्जली बेस्ड है? कि एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है। Yet a part of the information is obtained through direct observations and analysis of material। और हाँ, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली जो है वो उस पर एनालिसिस करते हैं, उस मटेरियल पर डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं उस मटेरियल को, राइट। तो ये वाली चीज। तो अब दो चीज इसमें हम लोग समझेंगे, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज, राइट। फिर हम लोग समझेंगे सेस्मोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक के वेव्स की। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ी सी अभी चर्चा करने वाले, फिर आगे चल के फिर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को देखेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज जो है वो कौन से होते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम लोग किस चीज को स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि धरती के नीचे क्या है। तो मोस्ट इजिली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक्स और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। तो जहां पर भी हम लोग खदान करते हैं, माइनिंग वगैरह जहां पर भी होती है, तो उससे निकलने वाले पत्थर को साइंटिस्ट रिसर्चर्स स्टडी करते हैं कि यार, क्योंकि ये धरती के नीचे वाली लेयर है ना, और माइनिंग करना तो आसान है, राइट। तो माइनिंग के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि नीचे लेयर क्या है, मतलब क्रस्ट के सरफेस के नीचे कौन सी लेयर है। जैसे बात करें गोल्ड माइंस की, साउथ अफ्रीका में ये 3 से 4 किलोमीटर तक नीचे खोदी गई है, राइट। और इसके नीचे की डेप्थ जो है, इसके नीचे तक जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्माहट, वेरी हॉट हमें देखने को मिलता है। यानी कि मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बियॉन्ड दिस डेप्थ, यानी कि 3 to 4 किलोमीटर डीप, बिकॉज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। नीचे जो है वो बहुत गर्माहट हमें देखने को मिलती है। बिसाइड्स माइनिंग के अलावा साइंटिस्ट हैव टेकन अप नंबर ऑफ ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन इन द क्रस्टल पोजीशन। तो इसके अलावा और भी किया, माइनिंग के अलावा और भी किया, क्योंकि माइनिंग जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही सीमित होती है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट रिसर्चर ने ड्रिल करना शुरू किया, राइट। तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग, पूरे दुनिया भर में साइंटिस्ट जो है वो किस चीज पर काम कर रहे हैं? 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशियन के नीचे डीप जो है वो ड्रिल कर रहे हैं, और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये दो प्रोजेक्ट्स पर साइंटिस्ट रिसर्चर काम कर रहे हैं, ध्यान में रखना। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशियन has so far reached a depth of 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर नीचे तक अभी तक हम लोग जो है वो ड्रिल कर चुके हैं। ये सबसे ज्यादा गहरी जो हम लोग को लेंथ देखने को मिल रही है, डीपेस्ट या डेप्थ हम लोग को देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा गहरी डेप्थ 12 किलोमीटर की। कहां पर? आर्टिक ओशियन पे। कहां पर? कोला पे। तो याद रखना, आर्टिक ओशियन पे हम लोगों ने खोद डाला है 12 किलोमीटर नीचे। And many deep drilling projects have provided large volume of information through the analysis of materials collected at different depth। तो जब ये हम लोगों ने खुदाई करी और उसके बाद जो कुछ मटेरियल्स निकले,
राइट, वहां से या कुछ सैंपल्स जो कलेक्ट हुए तो उसको स्टडी करके थोड़ा सा पता लगाएगा कि धरती के अंदर जो लेयर्स हैं वो कौन सी लेयर्स हैं, किन किन लेयर्स में क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन भी डायरेक्ट सोर्स है। तो ये सब जो हम लोग बात करें ना, ये डायरेक्ट सोर्स की बात करें, जो डायरेक्ट कुछ मिला है, राइट, जिसको स्टडी करके साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया। तो वॉल्केनिक इरप्शन, वो मैंने आपको बताया था, ये अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। एज एंड व्हेन द मोल्टेन मटेरियल दैट इज मैग्मा इज थ्रोन इनटू द सरफेस ऑफ अर्थ, वॉल्केनो के अंदर से जो मैग्मा निकलता है धरती पर, एंड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। तो जब ये बाहर आता है वॉल्केनो से, क्योंकि अंदर धरती के अंदर से ही तो आ रहा है ये मैग्मा, लावा बन रहा है फिर बाहर, तो ये जो चीज होती है इसको साइंटिस्ट रिसर्चर स्टडी करते हैं। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच मैग्मा, बट हाँ इसमें एक चैलेंज है, एक डिफिकल्टी है, हम ये पता नहीं लगा पाते कि ये कितनी अंदर से निकला है, क्योंकि पता नहीं है ना कि कितने अंदर से ये सामान निकला है या मटेरियल निकला है, या मैग्मा के अंदर कोई मिनरल मिला होगा तो वो कितने अंदर है, तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बट हाँ एक चीज तो पता लगाई जा सकती है कि धरती के अंदर ये फलाना फलाना चीजें हैं, राइट। तो ये वाली चीज हो गई डायरेक्ट सोर्सेज की। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर indirectly provides information about the interior. We know through the mining activities that temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depth. तो अब इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू क्या चीज पता लगी? तो एक तो देखो इंटीरियर के बारे में ये चीज पता लगी कि जब हम लोग माइनिंग एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू, तो हमें एक चीज पता लगी कि जैसे जैसे हम लोग डीप जा रहे हैं, जैसे जैसे धरती के अंदर जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो एक प्रॉपर्टी क्या पता लगी धरती की, कि आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कि नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, राइट। मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेस विद द डेप्थ। अब जैसे से नीचे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी मटेरियल मिल रहा है उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जो भी डेंस मटेरियल होता है वो नीचे जाकर बैठ जाता है, और लाइट मटेरियल या लेस डेंस मटेरियल ऊपर रहता है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो अलग अलग जो मटेरियल मिल रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी का अनुमान हो रहा है कि उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ते क्रम में बताई जा रही है। तो नीचे जितने भी मटेरियल्स हैं वो काफी डेंस मटेरियल है, राइट। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पॉसिबल है ये पता लगाना कि किस प्रकार से चेंजेस जो है वो मतलब एक सीरियल में धरती के अंदर नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप नीचे जाओगे तो नीचे आओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, पहला एक सीरियल मिल गया हम लोग को, दूसरा सीरियल मिला, नीचे आएंगे तो जो भी मटेरियल मिल रहा है वो डेंस मटेरियल ही मिलते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, वेरी लेस टू डेंस के तौर पर मिलते जा रहे हैं। नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स एट डिफरेंट डेप्थ। तो जब थिकनेस देखी साइंटिस्ट रिसर्चर ने धरती की, तो तब थिकनेस के बारे में जब पता लगा और जो मटेरियल जो मिले उनकी थिकनेस को देखा, उनको ऑब्जर्व किया, तो अनुमान लगा लिया कि कितना टेम्परेचर धरती के नीचे है, कितना प्रेशर है और कितनी डेंसिटी हो सकती है। तो इसका अनुमान, इसका कैलकुलेशन जो है वो साइंटिस्ट रिसर्चर ने कर लिया। एंड अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स दैट एट टाइम्स रीचेस द अर्थ। मैंने अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, कई बार साइंटिस्ट रिसर्चर दूसरे प्लैनेट की भी स्टडी करते हैं और कई बार मीटियोर्स की स्टडी की जाती है, राइट। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मीटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। जो सिमिलर मतलब जो मीटियोर्स धरती में आ जाते हैं तो उनको फिर स्टडी किया जाता है, क्योंकि जिस समय धरती बनी थी उसी टाइम पीरियड के ये मीटियोर्स हैं। तो मीटियोर्स को स्टडी करके भी थोड़ा धरती के इंटीरियर्स के बारे में पता लगता है। मीटियोर्स तो जानते हो ना क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, स्पेस में तैरने वाले कुछ बड़े पत्थर, रॉक, चट्टान जो स्पेस में लगातार गुजरते रहते हैं, और जब धरती के एटमॉस्फेयर पे ये आते हैं तो उसमें आग लग जाती है फ्रिक्शन के कारण, राइट। फिर जब आग लग जाती है तो कुछ कुछ जो है वो धरती में जो है वो आके गिर जाते हैं, और वो जो मटेरियल मिलता है उसको साइंटिस्ट रिसर्चर स्टडी करके पता लगाते हैं कि धरती जो है वो कैसी है, उसके अंदर क्या मटेरियल है, राइट। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मीटियोर्स देखने को मिलती है, राइट। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल्स सेम एज और सिमिलर टू अवर प्लैनेट। तो वही चीज कि एक ऐसी बॉडीज होती है मीटियोर जो कि उन्हीं मटेरियल से बनी होती है जिन मटेरियल से हमारी धरती बनी है। Hence this becomes yet another source of information about the interior of earth। तो ये एक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया, राइट। हमें मिला कि धरती के इंटीरियर में क्या है, राइट। द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। तो दूसरे और इनडायरेक्ट सोर्स हैं वो है ग्रेविटेशन, राइट, मैग्नेटिक फील्ड
सेस्मिक एक्टिविटीज यानी कि अर्थक्वेक वगैरह वाली एक्टिविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। तो आपको पता होगा इसकी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हर जगह जो है हर लैटिट्यूड में एक तरीके का नहीं, अलग अलग है। मतलब हम लोग को ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह एक जैसा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रीलिम्स में आ सकता है कि क्या ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह एक जैसा है क्या, तो नहीं। लैटिट्यूड के हिसाब से चेंजेस हम लोग को ग्रेविटेशन फोर्सेस में भी देखने को मिलते हैं। इट इज ग्रेटर नियर द पोल, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन जो है वो कहां पर है, पोल्स के पास है, और लेस एट इक्वेटर, इक्वेटर पर ये कम है। तो ये डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पोल्स पर सबसे ज्यादा होते हैं, इक्वेटर पर कम होते हैं। ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स। तो देखिए धरती के सेंटर से, अगर धरती का मैं एक सेंटर पॉइंट बनाऊं तो आपको पता है गाइस कि धरती के सेंटर पॉइंट से जो, अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो तो सेंटर पॉइंट से एक दोनों कोने जो होंगे धरती के वो दूर दूर पे होंगे, राइट, सेंटर पॉइंट से, राइट। लैटिट्यूड की बात करें तो इक्वेटर पे आप देखते हैं लैटिट्यूड बड़ा रहता है, राइट। इक्वेटर पे आप देखोगे तो लैटिट्यूड क्या है, बड़ा है। लैटिट्यूड यानी कि वो लेटी हुई लाइन, इक्वेटर वाली लाइन। नहीं तो वो स्टूडेंट्स कई बार लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लैटिट्यूड मतलब कि लेटी हुई लाइन, राइट, यानी कि स्ट्रेट लाइन, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट, हमें देखने को मिलती है। इक्वेटर हमें देखने को मिलती है वाली लाइन, तो वैसी वाली लाइन। तो लैटिट्यूड आप देखोगे इक्वेटर से आप ऊपर जाओगे लैटिट्यूड पे कम होगी लैटिट्यूड, फिर ऊपर जाओगे कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी। और अगर आप लॉन्जिट्यूड भी देखोगे इवन, तो आप देख रहे हो कि इक्वेटर पर लॉन्जिट्यूड भी चौड़ी हो रही है, और हर एक लॉन्जिट्यूड जो है वो पोल्स पे जाकर एक ही पॉइंट पे मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता है। और धरती को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि धरती बीच से, इक्वेटर से मोटी है। तो धरती में अगर मैं एक, जैसे कि एक सेब ले लो आप, ठीक है, एक धरती, मानो कि सेब जो है वो धरती है। अब इमेजिन करो कि सेब का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो, आप जैसे ही एक उसमें डंडी घुसाते हो बीच से, सेब के बिल्कुल सेंटर से एक डंडी घुसाते हो, राइट, एक कोने से दूसरे कोने पे निकाल देते हो, और मान के चलो कि उसके जो ऊपर वाले पॉइंट्स है, दोनों पोल वाले पॉइंट्स, वो लकड़ी पे एकदम से टच हो गए हैं, अटैच हो गए हैं, राइट। तो लकड़ी क्या है, वो सेंटर है। और आप खुद देख रहे हो सेंटर से जो डिस्टेंस है पोल्स का वो काफी नजदीक है या बिल्कुल मिला ही हुआ है, राइट। और बाकी इक्वेटर पे ये डिस्टेंस बहुत दूर हम लोग को नजर आ रहा है, राइट, दिखाई दे रहा है। तो ये एक वजह है कि सेंटर से दूरी होने के कारण हमें देखने को मिलता है कि इक्वेटर पर जो है वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है और पोल्स पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना, राइट। तो ये वाली चीज है। द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल। और इवन जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो मास जो होता है मटेरियल का, उसके आधार पर भी डिफर करती है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। तो धरती के अंदर जो मटेरियल्स हैं उनका जो मास है, राइट, उसमें भी हम लोग को अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करता है। The reading of the gravity at different places is influenced by many other factors। और even gravity सिर्फ सेंटर और मासेस के अलावा भी और भी दूसरे फैक्टर के कारण हम लोग को अलग अलग देखने को मिलती है। These readings differ from the expected value। जो expected value होती है उससे ये काफी ज्यादा डिफर कर जाती है। Such a difference is called gravity anomaly। ANOMALY। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनॉमली। यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि ग्रेविटी जो है वो किस किस क्षेत्र पे क्या क्या होगी, बट जब एक्चुअल में आप जाकर वहां की ग्रेविटी चेक करते हो तो वो उसमें आपको एक्सपेक्टेशन के मुकाबले डिफरेंसेस नजर आते हैं, राइट। यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं होता, और जो एक्सपेक्टेशन से जो डिफरेंस होता है, यानी कि जितना आपने अनुमान लगाया उससे जितना डिफरेंस होगा, तो वो ग्रेविटी एनॉमली कहलाया जाता है। तो ये ग्रेविटी एनॉमली की भी एक डेफिनेशन है जो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ग्रेविटी एनॉमलीज गिव्स अस इंफॉर्मेशन। अब ये ग्रेविटी एनॉमलीज कैसे इनडायरेक्ट हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि धरती के नीचे क्या है। तो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो ये हमें बताती है कि किस प्रकार से मटेरियल्स जो है वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, क्रस्ट में। और मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक सर्वे से हमें मैग्नेटिक मटेरियल किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्रिस्टल पोर्शन में कहां कहां पर किस प्रकार की मैग्नेटिक मटेरियल्स मौजूद हैं, एंड दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन दिस पार्ट। तो इसीलिए हमें फिर क्रिस्टल एरिया पर जो है वो किस प्रकार से मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है या कौन से मटेरियल्स अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हैं, तो उसकी फिर जानकारी मिल जाती है।
राइट। तो क्या मिला हम लोग को कि धरती के क्रस्ट में भी एक जैसे मिनरल्स नहीं है, एक जैसे मटेरियल्स नहीं है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हैं, राइट। तो इस ये स्टडी से ये सब चीजें पता लगती है, और कौन सा मटेरियल जो है वो कौन सा है, फिर वो साइंटिस्ट स्पेसिफिकली उसको स्टडी करते हैं, राइट, उसको अलग अलग करके। इसके अलावा सेस्मिक एक्टिविटी, तो सेस्मिक एक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो धरती के अंदर क्या है, तो वो हमें सेस्मिक एक्टिविटी के थ्रू भी पता लगता है। द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। तो सेस्मिक वेव की जब स्टडी की जाती है तो प्रॉपर तरीके से पता लगता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या चीज है, यानी कि किस प्रकार के लेयर्स हैं। और सेस्मोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेस्मिक वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। और सेस्मोलॉजी क्या होती है, ये एक प्रकार की साइंस होती है जो कि स्टडी करती है अलग अलग एस्पेक्ट्स को सेस्मिक वेव्स की, जो कि अर्थक्वेक के दौरान जनरेट होती है। जैसे अर्थक्वेक होता है तो उस समय जो सेस्मिक वेव्स जनरेट होती है उसको स्टडी करने वाली जो साइंस होती है दैट इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी, राइट। इसके अलावा एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो अर्थक्वेक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि धरती जब शेक करती है दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इट इज अ नेचुरल इवेंट, ये एक नेचुरल इवेंट है। इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, ये कब होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है धरती से, विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और सेस्मोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करें तो द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। और फॉल्ट क्या है, तो अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। तो जब भी जहां पर भी एक ब्रेक होता है क्रिस्टल रॉक्स का, यानी कि जो चट्टान जो है वो ब्रेक हो जाती है, तो वो जो दरार हमें देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड फॉल्ट। और इसी दरार पे पूरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि इसी दरार के माध्यम से पूरी एनर्जी रिलीज होती है। और हमें देखने को मिलता है कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये सभी डायरेक्शन पर जो है वो फैलती है, जाती है। और जिस पॉइंट से ये एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, राइट। फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का फोकस कहां पर है, जहां से ये पूरी एनर्जी, यानी कि जहां पर एक्चुअल में अर्थक्वेक आया और पूरी एनर्जी वहां से जो रिलीज हुई, तो दैट इज कॉल्ड फोकस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर, इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। इट इज ऑलवेज इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर होता है ये हाइपोसेंटर। द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीचेज द सरफेस। फिर अंदर से जो ये एनर्जी की जो वेव्स होती है वो हर एक डायरेक्शन पे जाती हैं और धरती के सरफेस तक पहुंचती हैं। द डीपेस्ट फोकस हैज बीन मेजर्ड 700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो धरती के सरफेस से 700 किलोमीटर नीचे जो है वो डीपेस्ट फोकस अभी तक मेजर किया गया है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। और जो पॉइंट जो होता है, यानी कि जहां से अर्थक्वेक आया, यानी कि जहां से अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज हुई, एक्चुअल में यहां पर धरती के अंदर अर्थक्वेक हुआ, तो वहां से जो सबसे जो क्लोजेस्ट या नियरेस्ट जो हम लोग को वेव्स देखने को मिलती है जो ट्रैवल करके सरफेस पे टच करती है, तो उस चीज को एपी सेंटर कहते हैं। इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। तो जब भी अर्थक्वेक आता है और सबसे पहला, यानी कि अर्थक्वेक के वेव सबसे पहले जिस भी सरफेस एरिया पे टच होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कहीं अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक की वेव्स सबसे पहले जिस सरफेस पर जाकर टकराती हैं, या फिर सबसे पहले अर्थक्वेक का प्रभाव जहां पर पड़ता है जिस एरिया पर धरती के ऊपरी हिस्से के सरफेस के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। तो फोकस के जस्ट अबव, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक शुरू हुआ, राइट, जहां से एनर्जी रिलीज हुई उसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर वाला एरिया, तो वो जो होता है वो हमें एपी सेंटर का देखने को मिलता है। तो जहां पर भी अर्थक्वेक होता है, यानी कि एक्चुअल में जहां पर अर्थक्वेक हुआ, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जहां पर इफेक्ट अर्थक्वेक का देखने को मिला सबसे पहले उसी के नीचे हुआ होता है अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक की वेव्स की थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं। तो अर्थक्वेक का ये अब टॉपिक शुरू हो रहा है, अर्थक्वेक की वेव्स की हम लोग बात करेंगे अब, राइट। तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर। तो जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो लिथोस्फीयर पे हम लोग को देखने को मिलते हैं। इट इज सफिशिएंट टू नोट हियर दैट लिथोस्फीयर रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर कहां पर है, तो धरती का सरफेस है, उससे 200 किलोमीटर आप नीचे चले जाओ, यानी कि एक आप ड्रिल मशीन चलाओ और 200 किलोमीटर तक नीचे आप खोद डालो, तो वो वाला जो पार्ट जो होता है या वो वाली जो लेयर होती है 200 किलोमीटर की, वो होती है लिथोस्फीयर की। और सभी जितने भी अर्थक्वेक्स हैं
वो सभी की सभी इसी लेयर पे आते हैं। तो अर्थक्वेक कौन से लेयर पे आता है? लिथोस्फीयर पे आता है। और लिथोस्फीयर की डेप्थ कितनी होती है? अप टू 200 किलोमीटर। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस। तो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो उपयोग में लिया जाता है? तो वो है सिस्मोग्राफ। ठीक है, याद रखना। और अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। तो अर्थक्वेक की वेव्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव। अब बात करते हैं बॉडी वेव के बारे में। तो बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। तो बॉडी वेव यानी कि जहां पर भी अर्थक्वेक हुआ, जहां से भी ये एनर्जी रिलीज हुई, तो ये जो एनर्जी जो होती है वो धरती के सरफेस एरिया के पास तक हर एक डायरेक्शन में रिलीज हो जाती है, राइट। और हेंस द नेम बॉडी वेव्स, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बॉडी वेव्स का। यानी कि धरती के पूरे एरिया पर, मतलब कि पूरी जो धरती की जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, पूरे वहां तक जो है ये फैलने की कोशिश करती है। तो ये बॉडी वेव्स होती है। द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद सरफेस रॉक्स एंड जनरेट्स न्यू सेट ऑफ वेव्स दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव। तो धरती के अंदर यानी कि धरती की बॉडी के अंदर, राइट, तो जो भी वेव ट्रैवल कर रही है दैट इज कॉल्ड बॉडी वेव। और जब ये वेव ऊपर सरफेस पे आके टच करती है और तबाही मचाती है, और फिर उन सरफेस से जब ये वेव्स आगे फर्दर ट्रैवल करती है, तो उस वेव को सरफेस वेव बोलते हैं। हालांकि नाम से ही क्लियर हो रहा है, बॉडी वेव यानी कि धरती की बॉडी के अंदर जो भी वेव्स ट्रैवल कर रही है दैट इज कॉल्ड बॉडी वेव, एंड धरती के सरफेस पर आकर जो भी वेव्स ट्रैवल कर रही है दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव्स। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। एंड देयर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। तो अगेन फिर से 2 टाइप्स होती हैं बॉडी वेव्स की। कौन सी है? पी और एस वेव्स। तो पी वेव्स एंड एस वेव्स। तो पी वेव्स की बात करें तो इसके क्या क्या फीचर हैं? तो पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट ऑल सरफेस। तो क्वेश्चन अगर आता है कि धरती के सभी सरफेस में सबसे पहली वेव जो है और सबसे पहले वेव्स कौन सी आती है, तो वो है पी वेव्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। तो इसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले आती है ये। द प्राइमरी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। तो ये साउंड वेव्स की तरह ही होती हैं, जैसे साउंड वेव चलती है ना वैसी ही होती हैं ये। दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। तो ये पी वेव जो होती है वो गैस में भी ट्रैवल कर जाती है, लिक्विड्स में भी, और इवन सॉलिड मटेरियल पे भी ट्रैवल करती है। फिर बात करते हैं एस वेव्स के बारे में। तो इट अराइव्स एट सरफेस विद सम टाइम लैग एज देयर वेलोसिटी इज स्लोअर देन पी वेव्स। तो पी वेव से थोड़ी स्लो चलती है, थोड़ी स्लो मूव करती है एस वेव, तो इसलिए ये देर से थोड़ा पहुंचती है। एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। इसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं क्योंकि ये बाद में आती है। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव्स इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स बट नॉट थ्रू लिक्विड मटेरियल। तो याद रखना एस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल पर ट्रैवल करती है। शॉर्टकट के लिए ध्यान में रखना एस यानी कि सॉलिड, ठीक है, तो वो सॉलिड मटेरियल पे ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये चीज हमने जानी। तो ये हमने बॉडी वेव्स की बात करी। अब बात करते हैं सरफेस वेव्स की। तो सरफेस वेव्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, जो सरफेस पर ट्रैवल करती है वेव्स, तो इट मूव्स अलोंग सरफेस, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड या एल वेव्स। तो सरफेस वेव्स को एल वेव कहते हैं या लॉन्ग पीरियड वेव्स कहते हैं। These waves cover long distance on surface of earth। बहुत लंबा डिस्टेंस धरती के सरफेस पर ये कवर करती है। They move slower than P and S waves। तो P और S वेव से स्लो मूव करती है ये। So surface waves are the last to report on seismograph। तो ये जो सरफेस वेव जो होती है ये सेस्मोग्राफ पे सबसे आखिरी पे रिकॉर्ड होती है। डिस्पाइट स्लो स्पीड दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। तो इसकी स्पीड हालांकि स्लो रहती है बट ये बहुत ज्यादा तबाही मचाती है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सरफेस, धरती के सरफेस पर जब ये वेव ट्रैवल करेगी तो ज्यादा ही तो तबाही मचाएगी। जितना भी कंस्ट्रक्शन है सबको तबाह करती हुई जाएगी, भले ही स्लो चल रही है बट तबाही तो ये ज्यादा मचाएगी ना। ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए तबाही क्या है? हमें, हमारे लिए तबाही धरती के नीचे कुछ भी हो रहा है, कोई भी नुकसान हो रहा है, हमें वो हमारे लिए तबाही नहीं है। हमारे लिए तबाही क्या है? जो धरती के सरफेस के ऊपर तबाही हो रही है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है एस वेव्स। ठीक है, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस कोलैप्स द स्ट्रक्चर अकर्स। तो ये जो नीचे जो पत्थर वगैरह होते हैं, राइट, तो उसको ये हिला देती है, डिस्प्लेस कर देती है। और पत्थर के ऊपर, जमीन के ऊपर बिल्डिंग्स बनी होती हैं, नीचे मतलब जमीन हिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग हिलेगी, बिल्डिंग हिलेगी तो गई, निपट गई, राइट। सरफेस वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो अगेन सरफेस वेव्स भी 2 प्रकार की होती हैं। रैलीग वेव्स
RAYLEIGH, rayleigh waves which travels in the direction of wave motion। तो ये वेव मोशन के डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और एक है लव वेव, लव यानी कि प्यार का सिंबल, लव वेव, ये ट्रैवल करती है राइट एंगल में, राइट टू द वेव मोशन। तो वेव जिस तरफ जा रही है उसके राइट डायरेक्शन पर ये लव वेव्स ट्रैवल करती है, क्योंकि लव इज ऑलवेज राइट, राइट। तो ये वाली चीज हमने देखी। और सरफेस वेव्स दो प्रकार की होती है, रेलीग वेव्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि उस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है जिस डायरेक्शन पे वेव का मोशन हम लोग को देखने को मिलता है, विच ट्रैवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और एल वेव राइट एंगल पे, तो याद रखना एल वेव राइट एंगल पे ट्रैवल करती है, राइट। और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज वेव्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इन सभी वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हैव हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इन्होंने बहुत ज्यादा मदद करी है, इन वेव्स ने साइंटिस्ट को ये समझने के लिए कि धरती के अंदर क्या चीज है। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ में पता लगा कि किस प्रकार से ये वेव्स जो है वो ट्रैवल करती है, यानी कि सेस्मोग्राफ की मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये पता लगा कि ये वेव्स जो है वो किस स्पीड में चल रही है, कहां पर ट्रैवल कर रही है, क्या डायरेक्शन शिफ्ट कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें पता लगी। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू मटेरियल्स विथ डिफरेंट डेंसिटी। तो जब भी जो वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो होती है वेव्स की, वो चेंज तब होती है जब वो अलग अलग डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं जिनकी अलग अलग डेंसिटीज होती हैं, उन पे जब ये ट्रैवल करती है। तो हमें ये पता लग जाता है कि धरती के नीचे जो है वो अलग अलग मटेरियल्स हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, क्योंकि इन वेव्स को ऑब्जर्व करके पता लग जाता है। द डेंसर द मटेरियल द हाइयर इज द वेलोसिटी। तो जितना डेंस मटेरियल है उतनी तेज होगी। अब आप बोलोगे सर जितना डेंस है उतनी तेज कैसे होगी? तो नॉर्मल सी बात है कि डेंस मटेरियल मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। और अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है तो भले ही कितने भी मॉलिक्यूल्स है वो एक ही तरीके के देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ही मतलब आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। वेव्स को जो है वो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाने में तुरंत जो है वो एक मॉलिक्यूल से चिपके हुए हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स, तो वो फटाफट निकल जा रही है। बट जहां पर डेंसिटी कम होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, राइट, दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तब क्या होता है इसको इस तरीके से समझो। अगर मॉलिक्यूल्स दूर है तो वेव्स को जंप करके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे जाना पड़ेगा, और बार बार जब कूदी मारेगी वेव्स, जंप करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल टेक टाइम, राइट। तो इस प्रकार से भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो चीजों को, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहें, राइट। तो डेंसर मटेरियल हायर वेलोसिटी, क्यों? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपस में मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है तो वेव्स को कूदने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वो चल चल के चली जाती है तो जल्दी पहुंच जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तब क्या होगा? वेव्स को कूदने की जरूरत पड़ेगी। तो कूदना, मैं आप समझ रहे हो ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये सब चीजें ऐसी होती नहीं है, राइट। बट आप इजिली समझ जाओ तो आपको के लिए ये एग्जांपल दिया मैंने कूदने वाला, जैसे कि आपको याद रहे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर है, लेस डेंस मटेरियल है, राइट। एंड रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड वेयरएज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो देखो जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, राइट, तो आप देखते होगे जैसे कि आप आईने पर एक लेजर चलाओ, आपके वो होती है रेड कलर की लेजर जो पहले मिलती थी, शायद आज भी मिलती होंगी, राइट, मैंने खरीदी हुई है बचपन में। तो वो लेजर जो होती है उसको आप लेजर पे दबाते हो, आईने पे लेजर लगाते हो, तो या फिर आप आईने पे कुछ मतलब वो टॉर्च जलाओ, तो आईना क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे साइड जो है वो उसका वो देगा वो, राइट। जैसे ही आप टॉर्च जलाओगे वो पीछे जो है वो जाकर कहीं पर दीवार पे आपकी जो है वो होगा, राइट, दिखाई देगा। तो ऐसे खेलते हैं बचपन में, खेलते होंगे, आप भी खेलते होंगे, राइट। तो ये चीज है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? वेव्स को रिबाउंड कर देती है, वापस ले जाती है। बट रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी जो है वो एक कांच के ग्लास में अपना हाथ डाला होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाथ जो है वो थोड़ा सा, आप डाल तो बिल्कुल सीधे रहे, बट आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में यार कहीं शिफ्ट तो नहीं हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट तो नहीं हो गया। तो आपने पढ़ा होगा जैसे आप पेंसिल डालो, तो पेंसिल आप जैसे ही डालते हो बिल्कुल सीधे में डालते हो, बट आप कांच के बाहर से उसको देखते हो तो क्या होता है? हल्का सा वो शिफ्ट उसमें दिखाई देता है। तो रिफ्रैक्शन जो होती है वो वेव्स को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर देती है। देयर डायरेक्शन चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी। तो इससे हमें यह पता लगता है कि वेव्स जो अपना एंगल चेंज करती है, तो एंगल या डायरेक्शन चेंज करने से मतलब ये होता है कि अंदर जो है वो अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल्स है, जिसके कारण वर्ष ये वेव जो है वो डायरेक्शन अपने चेंज कर रही है, राइट। अ रेगुलर चेंज ऑफ डेंसिटी इनसाइड द अर्थ कॉजेज अ कर्व्ड पाथ टू बी फॉलोड बाय द सेस्मिक वेव्स।
तो बार बार जो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि रेगुलर बेसिस पर जो डेंसिटी चेंज होती है धरती के अंदर, तो ये बेसिकली वेव्स को एक कर्व पाथ दे देती है, यानी कि एक कर्व उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। शेप जो होता है इन वेव्स का वो कर्व हो जाता है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेस्मिक वेव्स वगैरह जो होती हैं या अर्थक्वेक जब आता है तो उसकी जो वेव्स निकलती हैं तो वो किस शेप की होती हैं, तो वो कर्व शेप की होती हैं। और कर्व शेप इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स हैं धरती के अंदर, अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल्स है। तो ये आपको इस प्रकार से लॉजिक को सपोर्ट करते हुए अपने आंसर में अगर मेंस में आता है तो ये चीज इस प्रकार से एक्सप्लेन करनी है। दस सेस्मिक वेव्स बिकम कॉनकेव टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस की तरफ सेस्मिक वेव्स होती हैं वो कॉनकेव हम लोग को नजर आती है। आपने देखा होगा मिरर्स होते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स के, तो आपने बेसिक चीजें साइंस में पढ़ी होंगी ये सब, राइट, फिजिक्स के अंदर मिरर्स वगैरह के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव शेप के हम लोग को नजर आते हैं धरती के सरफेस की तरफ। जैसे कि आप अपने हाथ में एक पानी लेते हो ना, हाथ में अगर आप पानी लो या फिर हाथ में प्रसाद लो, राइट, तो आप जब प्रसाद जब लेते हो तो हाथ को कैसा बनाते हो, सी टाइप का हाथ बनाते हो। तो वो वाला जो शेप है ना दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। तो उस शेप की हो जाती है ये। ऐसा ऐसा मान के चलो कि धरती के नीचे जो है वो बहुत सारी कटोरियां रख दी हो, बहुत सारे कप्स रख दिए हो, राइट, कप्स नहीं कहेंगे, जैसे कि कटोरी आप मान के चलो, राइट, कटोरी टाइप की। तो वो कौन सा शेप बन रहा है, वो सी शेप वाली कटोरियां बनती जा रही। तो इस प्रकार से अगर कहीं से भी वेव्स निकलती है तो वो इस प्रकार का शेप जो है वो क्रिएट कर देती है, कॉनकेव वाला। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और एज स्टेटेड अर्लियर एस वेव्स कैनॉट पास थ्रू लिक्विड। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो एस वेव्स जो होती है वो लिक्विड से पास नहीं करती हैं, राइट, ये सिर्फ सॉलिड में पास होती हैं। तो आफ्टर इन डेप्थ स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स, जब बहुत डिटेल में सेस्मिक वेव्स को स्टडी किया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट एस वेव्स डिसअपियर एट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 120 डिग्रीज फ्रॉम द एपी सेंटर। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एस वेव जो है वो डिसअपियर हो गई थी, दिख ही नहीं रही थी। एंड पी वेव्स आर वीकेंड, और पी वेव जो थी वो वीक हो गई थी कुछ कुछ एरियाज पर। इट कैन बी सीन दैट एस वेव्स आर टोटली एब्सेंट इन द कोर ऑफ द अर्थ। तो एस वेव जो थी वो टोटली एब्सेंट थी धरती के कोर में। तो इससे क्या पता लग रहा है, अभी हमने पढ़ा ना कि एस वेव जो हैं वो लिक्विड पे ट्रैवल नहीं करती हैं, और धरती के कोर पर यह पाया गया कि एस वेव्स ट्रैवल ही नहीं कर रही हैं। तो साइंटिस्ट को क्या चीज मिल गई कि धरती का जो कोर है वो कंप्लीटली हमें क्या देखने को मिल रहा है, लिक्विड स्टेट का। इट कैन बी सेड दैट कोर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि जो हम लोग को देखने को मिला था कि एस वेव जो है वो टोटली एब्सेंट हो रहा है। एस वेव कहां पर नहीं चलती हैं, लिक्विड मटेरियल पर नहीं चलती हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अब धरती के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, धरती के इंटीरियर के केमिकल कंपोजिशन के आधार पर एडवर्ड स्विस has identified 3 zones of different matter below the outer thin sedimentary layer। तो outer thin sedimentary layer के नीचे 3 zones जो है वो आइडेंटिफाई किए एडवर्ड स्विस ने। मैं स्पेल कर देता हूं, EDWARD, एडवर्ड SUESS, स्विस, एडवर्ड स्विस। इसने बताया कि धरती के नीचे क्या क्या चीज है। तो इसने सियाल की बात करी, सीमा की बात करी और नाइफ की बात करी, SIAL, सियाल। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द आउटर सेडिमेंट्री कवर। तो जो आउटर सेडिमेंट्री कवर जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो उसी के जस्ट नीचे सियाल है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स, तो वहां पर ग्रेनाइट्स हैं। दिस लेयर इज डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से सियाल बनता है। और द एवरेज डेंसिटी इज 2.9, whereas thickness ranges between 50 to 300 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय सियालिक लेयर। तो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं तो उसमें जो मटेरियल है वो है सिलिका और एल्यूमिनियम का, राइट। और ये सियाल हमें देखने को मिलता है। मतलब आप ये चीज कह सकते हो कि आप जहां पर धरती पे खड़े हो उसके नीचे का जो एरिया है, राइट, सेडिमेंट्री लेयर्स के नीचे का जो एरिया है वो सियाल है। तो जब आप धरती के नीचे जाओगे तो सबसे पहले आपको ज्यादा मटेरियल कौन से मिलेंगे, सिलिका और एल्यूमिनियम, क्योंकि वहां पर सियाल जोन हमें देखने को मिल रहा है। फिर आता है सीमा। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सियालिक लेयर। तो सियाल लेयर के जस्ट नीचे जो है वो हम लोग को सीमा लेयर देखने को मिलती है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ बेसाल्ट एंड इज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा ड्यूरिंग वॉल्केनिक एरप्शन।
तो देखो बेसाल्ट हम लोग को सीमा में देखने को मिलती है और यहां पर सिलिका और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो सियाल जो लेयर है वो कौन सी है, ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट। और सीमा जो है वो किससे एसोसिएटेड है, बसाल्ट से, BASALT। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। चूज द करेक्ट पेयर या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ लिखा रहेगा सियाल, अपोजिट में आपको, आप इमेजिन कर रहे होगे, सोच रहे होगे, रट के जा रहे होगे कि यार हम रट लेते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम, बट यूपीएससी आपके सामने रख देगी ग्रेनाइट या बेसॉल्ट। तो आपको बताना है कि सियाल ग्रेनाइट से एसोसिएटेड है या बेसॉल्ट से। तो सियाल ग्रेनाइट से है, सीमा जो है वो बेसॉल्ट से, राइट। और यहां पर हम लोग को मैग्मा और लावा के थ्रू इस पर्टिकुलर लेयर के बारे में पता लगा, राइट। वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा और लावा निकला तो उसमें ये चीज पता लगी, राइट, बसाल्ट। और सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं और इसका नाम जो है वो सीमा पड़ा है सियाल और सॉरी सिलिका और मैग्नीशियम के कारण। और एवरेज डेंसिटी इसकी जो होती है वो 2.9 टू 4.7 की हमें देखने को मिलती है और इसकी थिकनेस 1000 से 2000 किलोमीटर की नीचे की होती है, राइट, इसकी थिकनेस। अब तीसरे की बात हो रही है, तीसरे जोन की, वो है NIFE, नाइफ। तो इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो सीमा लेयर। तो सीमा लेयर के नीचे ये वाली लेयर होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइफ यानी कि निकल एंड फेरियम। तो निकल और फेरियम से ये बनती है। दस दिस लेयर इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी हाई डेंसिटी, दैट इज 11 ऑफ दिस लेयर। तो बहुत हैवी डेंसिटी के ये मटेरियल होते हैं, हैवी मटेरियल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और डायमीटर जो इस जोन का होता है वो होता है 6880 किलोमीटर का डायमीटर इसका हम लोग को देखने को मिलता है, NIFE का, नाइफ का। द प्रेजेंस ऑफ आयरन इम्पार्ट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू अर्थ्स इंटीरियर। तो धरती के इंटीरियर में यही एक ऐसा जोन है जिसके जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। एंड बेस्ड ऑन सिस्मिक स्टडीज द अर्थ्स इंटीरियर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके बाद फिर सेस्मिक स्टडी के थ्रू हमने देखा कि धरती का जो इंटीरियर है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इस लेयर के बारे में तो आप सभी लोग जान ही रहे हो, राइट। और ये वाली चीज हमने देखी सियाल, सीमा और नाइफ के बारे में। अब बात करते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। तो क्रस्ट की बात करें, सभी समझदार हैं, सभी को पता है कि क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। जो धरती का जो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब कड़क है पर आसानी से टूट जाता है, यानी कि सॉलिड तो है बट आप उस पर अगर हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये जो है ये क्रस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। तो इसका जो क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल एरियाज में अलग अलग हम लोग को देखने को मिलती है। ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, कड़क है, और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो थोड़ा सा कड़क नहीं है, राइट, यानी कि वीक है थोड़ा सा कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिस मीन थिकनेस ऑफ ओशियानिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर वेयरएज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर का है और ओशियानिक क्रस्ट का मात्र 5 किलोमीटर। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। तो मेजर माउंटेन सिस्टम जो है तो वहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिक हम लोग को देखने को मिलता है। इतना थिक है कि वो 70 किलोमीटर का हम लोग को हिमालयन क्षेत्र पर नजर आता है। और ये हैवियर रॉक से बनता है जिसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की हमें देखने को मिलती है। एंड दिस टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन ओशियानिक क्रस्ट इज बेसॉल्ट। तो यहाँ पर बेसॉल्ट रॉक हम लोग को देखने को मिलता है ओशियानिक क्रस्ट में। और द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन ओशियानिक क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपसे क्या बात करी कि ये जो है वो बेसॉल्ट रॉक्स यहां पर पाए जाते हैं। कहां पर? ओशियानिक क्रस्ट में, क्योंकि इसमें बताया गया कि ओशियानिक क्रस्ट जो होता है वहां पर जो पत्थर पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं, वो बेसॉल्ट के होते हैं। मतलब कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सियाल के बारे में बात करी थी, फिर सीमा के बारे में बात करी थी। तो सियाल जो है वो ग्रेनाइट्स के हैं, ग्रेनाइट्स के बनते हैं, यानी कि ऊपर वाली लेयर, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है सीमा की हमें देखने को मिलती है, जहां पर सिलिका और मैग्नीशियम होता है, राइट। और ये ज्यादातर यहाँ पर बसॉल्ट रॉक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो ओशियानिक क्रस्ट है वहां से सीमा आपका शुरू हो गया है, राइट। तो इसलिए ओशियानिक क्रस्ट जो है वो बसॉल्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन ओशियानिक क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात हो गई क्रस्ट की थोड़ी सी, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब मेंटल की बात करते हैं। द पोर्शन ऑफ इंटीरियर
बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। तो सभी पढ़े हुआ है बचपन से कि क्रस्ट के नीचे क्या आता है, मेंटल, मेंटल के नीचे क्या आता है, कोर। तो देयर इज सडन इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स फ्रॉम 6 किलोमीटर पर सेकेंड टू 7 किलोमीटर पर सेकेंड एट द बेस द लोअर क्रस्ट ड्यू टू सडन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल देयर इन। तो यहां पर जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या बात करी थी हमने, डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो मैग्मा की डेंसिटी यहां पर इंक्रीज हो गई, और जहां पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वहां पर वेव्स तेजी से ट्रैवल करेंगी। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि सरफेस वेव जो होती है वो स्लो चलती है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक तो डेंसिटी भी कम होती है एज कंपेयर टू बॉडी पे, यानी कि धरती की बॉडी पे अंदर, राइट। तो ये वाली बात है। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो वेव्स जो है वो थोड़ी सी तेज चलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, राइट। दिस सरफेस ऑफ सडन इंक्रीज इन वेव वेलोसिटी विच सेपरेट्स द क्रस्ट अबव फ्रॉम द मेंटल बिलो इज कॉल्ड, स्पेलिंग लिखो, MOHO, मोहो, ROVICIC, मोहो रोविसिस, राइट। अब आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहा जाता है। इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है ए मोहो रोविसिक के नाम पे, और जो कि यूगोस्लाविया के हैं, राइट। तो ये वाली जो जहां पर वेलोसिटी एकदम से तेज हो जाती है, यानी कि ऊपर से हमने देखने को मिलता है कि ऊपर वाले एरिया पर वेव्स उतनी तेजी से ट्रैवल नहीं करती, बट नीचे जो है वो वेव्स जो है वो काफी तेजी से ट्रैवल करने लगती है, उनकी वेलोसिटी एकदम से सडनली इंक्रीज हो जाती है। तो जहां से ये सडन इंक्रीज इन वेलोसिटी शुरू होती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र को मोहर रोवोसिस CIC या फिर मोहर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो आपको ये भी पता लग गया कि मोहर डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो यू शुड एबल टू आंसर। द मेंटल हैविंग मीन डेंसिटी ऑफ 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक्सटेंड्स फॉर अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। अब फिर मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर धरती के नीचे तक चलती है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल हमें देखने को मिलती है फिर, राइट। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो जो क्रस्ट होता है और मेंटल के अपर मोस्ट जो पार्ट होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि क्रस्ट से लेकर जहां से मेंटल एक्चुअल में शुरू होती है तो उस क्षेत्र को लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी थिकनेस 10 से लेकर 200 किलोमीटर की होती है। और अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थीनोस्फीयर। तो एस्थीनोस्फीयर क्या है? तो मेंटल का अपर पोर्शन एस्थीनोस्फीयर होता है। और वर्ड जो एस्थीनो है इसका मतलब होता है वीक। एस्थीनो का मतलब वीक होता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर तक ये जाता है। क्या? एस्थीनोस्फीयर। तो एस्थीनोस्फीयर 400 किलोमीटर का है। और इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा that finds its way to the surface during the volcanic eruption। तो मैग्मा जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि वॉल्केनो से जो लावा वगैरह निकलता है, तो उसका जो मटेरियल होता है वो यहीं से आता है, एस्थीनोस्फीयर से ही आता है। तो एस्थीनोस्फीयर में जो मौजूद जो मटेरियल होते हैं वही हम लोग को वॉल्केनिक इरप्शन के तौर पर देखने को मिलते हैं। इट हैज डेंसिटी हायर देन क्रस्ट। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे नीचे आएंगे डेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्रस्ट से ज्यादा होती है, 3.4 ग्राम पर क्यूबिक centimeter. The lower mantle extends beyond the asthenosphere. The mantle is in solid state. Mantle is believed to be made up of silicate minerals rich in iron and magnesium. तो देखो मेंटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट का होता है, और मेंटल किससे बनता है? सिलिकेट से और आयरन और मैग्नीशियम से। यानी कि यहां पर किसकी बात हो रही है? SIMA की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था सियाल के बारे में, फिर सीमा के बारे में। तो ये कौन सा एरिया है? सिलिका और मैग्नीशियम का। तो यहां पर आयरन पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, राइट। कहां पर? मेंटल पे। अब बात करते हैं कोर। तो मेंटल के नीचे क्या हो गया? कोर हो गया। अब कोर की डेंसिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि नीचे आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो एज इंडिकेटेड अर्लियर द अर्थक्वेक वेव्स वेलोसिटी हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर ऑफ अर्थ। तो अर्थक्वेक वेव्स के थ्रू पता लगा कि धरती में एक कोर है, राइट। और कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर के बाद से कोर जो है वो शुरू हो जाता है। एट दिस बाउंड्री कॉल्ड एज विचर्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। स्पेलिंग लिखो, WEICHERT, विचर्ड गुटेनबर्ग, GUTENBERG, डिसकंटिन्यूटी। तो इस क्षेत्र को जहां से ये कोर शुरू होता है दैट इज कॉल्ड विचर्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। देयर इज अ सर्टेन चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां पर
जो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से डेंसिटी चेंज होकर 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब कि जो पी वेव्स की वेलोसिटी जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। और आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यहां पर एस वेव्स चलती नहीं है, क्योंकि एस वेव्स लिक्विड पर नहीं चलती हैं, वो सिर्फ सॉलिड पर चलती हैं। और हमें पता लग चुका है कि कोर जो है वो कौन सी लेयर का है, लिक्विड का है, राइट। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट वाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना। तो आउटर कोर लिक्विड स्टेट का है, बट अगर कोर के आप थोड़ा अंदर चले जाओगे तो वो कौन सी उसका है, सॉलिड स्टेट का। यहां पर अर्थक्वेक जो है वो हो नहीं पाता, क्योंकि कंप्लीटली सॉलिड हम लोग को देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया भी था कि अर्थक्वेक जो है वो कहां पर होगा, लिथोस्फीयर पे। तो अर्थक्वेक लिथोस्फीयर तक सीमित रहता है, वहां पर हम लोग को अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। यहां कोर तक जो है वो अर्थक्वेक की वेव्स पहुंच नहीं पाती, क्योंकि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट का होता है। तो लिक्विड स्टेट के होने के कारण वहां पर हम लोग को एस वेव्स नजर नहीं आती हैं, राइट। एंड द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन। तो उसके नीचे कौन सी आ जाती है, NiFe आ जाती है, जिसको बताया था एडवर्ड स्विज ने। हमने बात करी थी ना 3 जोन्स के बारे में, सियाल, सीमा और NiFe, नाइफ। तो जो कोर जो होता है वो निकल और आयरन से बनता है। तो इन्होंने, जो एडवर्ड स्विज हैं, इनकी मैं फिर से बात करूंगा। तो इन्होंने धरती के स्ट्रक्चर को जो 3 जोन में डिवाइड किया है ना, जैसे कि सियाल, तो आप सियाल लिख सकते हो, सीमा लिख सकते हो, उसके नीचे आप लिख सकते हो नाइफ। उस सियाल के अपोजिट में आप क्या लिखोगे, क्रस्ट। सीमा के अपोजिट में आप लिखोगे मैग्मा, और नाइफ के अपोजिट में आप लिख दोगे कोर। तो इस प्रकार से ये 3 लेयर जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, और इन 3 लेयर्स पे ये सब कंपोनेंट्स है जो कि हम लोग को देखने को मिले, राइट। और इसको नाइफ लेयर भी जो है वो कहा जाता है, राइट, कोर को। तो हैवी मटेरियल से बनती है, बहुत हैवी मटेरियल से इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। तो ये पूरी चीजें हमने जानी काफी डिटेल में सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि धरती के इंटीरियर में क्या है, और पूरी डिटेल में पूरी चीजों को हमने देखा। और अच्छा लगा ये पर्टिकुलर पूरा लेक्चर आपको, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको सफिशिएंट होनी चाहिए।